नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 23 अक्टूबर 2021 की खबरों को देखेंगे और उन पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में देखेंगे एनालिसिस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संस्था द्वारा, यहाँ के हो गया वो किस है, किस संस्था द्वारा फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया। विच बॉडी ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर टेक 2021। अभी ये फ्यूचर टेक ऑर्गेनाइज हुआ है, देखेंगे क्या है, इसका विषय क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये भी देखेंगे। ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो किस संस्था ने कराया? ये सारे के सारे आर्थिक गतिविधियों से जो है आर्थिक गतिविधियों में लिप्त संस्थाएं हैं, तो इसमें से किसने कराया? ऑप्शन होगा सी यानी CII। देखते हैं CII। देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कराया, ठीक है, एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्रदर्शनी और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया। इसका ये जो है थीम क्या था? फ्यूचर टेक 2021, अ जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब होगा कि एक यात्रा, किस तरह की यात्रा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। जिस तरह से डिजिटली हम लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ाए जा रहे हैं, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसका नाम रखा गया फ्यूचर टेक, यानी भविष्य में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उसकी दशा और दिशा, उसका जो है स्वरूप क्या होगा, इसी को लेकर चर्चा थी। ये 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है। द इनॉग्रल सेशन वॉज वर्चुअली अटेंडेड बाय राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कौन कौन से मंत्रियों ने भाग लिया है? तो भाग लिया है किसने? राजीव चंद्रशेखर। ये इनके पास दो दो पोर्टफोलियो है। पहले ये क्या है? राज्य मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के राज्य मंत्री हैं। दूसरा क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के भी जो है मंत्री हैं। क्लियर है? तो राजीव चंद्रशेखर जी ने इसे इनाग्रेट किया, यानी कि इसके ओपनिंग सेशन में वही थे। क्लियर है? कुल मिला के क्या है, वही टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करनी है। किसने आयोजित कराया? CII। CII क्या है ये समझते हैं। CII देखिए, इसका गठन कब हुआ था? 1895 में। 1895 में इसका गठन किया गया था। क्या था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो भारतीय जो उद्योग संघ, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? भारतीय उद्योग संघ। तो भारत में जितने उद्योगपति हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनका फेडरेशन है। ये उनका फेडरेशन का मतलब होता है, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो मिलते हैं और अपनी बातें कहाँ पहुँचाते हैं? सरकार के पास पहुँचाते हैं, दुनिया के पास पहुँचाते हैं। इससे क्या होता है? एक मंच मिल जाता है जिससे ये डायरेक्टली अपने हित के मुद्दे, अपने इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सके और दुनिया का इस दिशा में क्या कर सके, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसको दुनिया को बता सके। कुल मिला के एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। CII, इसका गठन कब हुआ था? 1895 में। ये एक इंपॉर्टेंट संस्था हुआ करती थी ब्रिटिश शासन के दौरान, क्योंकि यहाँ से क्या होते थे, कुछ प्रतिनिधियों के अपॉइंट भी किया जाता था, ठीक है। सरकार में वो मेजर इनपुट दिया करते थे। तो ये पहला प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 देशों की एक संयुक्त आर्थिक मंच का भाग बना है भारत। इसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका, इजराइल, भारत और चौथा देश आपको बताना है। रिसेंटली ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम हैज़ बीन लॉन्च्ड कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड विच कंट्री? किस कंट्री? सऊदी अरबिया, ओमान, इराक या UAE? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है राजधानी? अबू धाबी। और यहाँ पर अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। यहीं पर अभी IPL का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अबू धाबी हमेशा से चर्चा में रहता है, UAE, ठीक है। तो UAE इसका चौथा देश है। देख लेते हैं क्या है न्यूज़। इंडिया टू बी पार्ट ऑफ 4 कंट्री फोरम ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जयशंकर, यानी विदेश मंत्री जी हैं, जयशंकर described the meeting as fruitful and said they discussed working together more closely on economic growth and global issues। कहने का तात्पर्य, ये 4 देश इकट्ठा हुए हैं जो दुनिया के जो सबसे बड़े आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक चुनौतियां, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उसको लेकर ये 4 देश किस तरह से सोचते हैं, ये 4 देश कैसे उसमें फॉरवर्ड आके दुनिया को लीड कर सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन चला था और एक फोरम बनाया गया है। 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, जो कि दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसराइल, जो कि गल्फ कंट्री में एक महत्वपूर्ण ताकत है, और साथ ही साथ यूएई, जो कि गल्फ कंट्रीज में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो ये चार मेजर इकॉनमीज क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और आके अपने जो भी इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे उसे उठाएंगे। क्लियर हुआ? तो पहली बार ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिए, कि इसराइल के साथ यूएई कोई जो है फोरम ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में इसराइल जो है, इसराइल मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत ही इसको दुश्मन माना जाता है। दुश्मन नंबर 1 ये यहूदियों का देश है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसराइल, छोटा सा देश है, भूमध्य सागर से लगा हुआ। इसके बगल क्या है, आपको दिख रहा है जॉर्डन, इधर दिख रहा होगा मिस्र, इधर देखा होगा सीरिया, इधर दिख रहा है लेबनान। और ये इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपको वाइट कलर को दिख रहा होगा, ये क्या है आपका वेस्ट बैंक। और यहीं पर जो इसराइल है, इसी के अंदर एक और देश आता है जिसका नाम है फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन और इसराइल का भूमि विवाद सदियों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, 1922 से चल रहा है। और फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है और इसराइल यहूदी कंट्री है। फ़िलिस्तीन का मानना है कि इसराइल यहाँ ज़बरदस्ती रह रहा है। इसराइल का ये मानना है ये हमारा होली लैंड था, इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया था, हम उसे रीगेन कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं। तो यही सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाइयाँ हैं। तो मुस्लिम देश किसके साथ है, फ़िलिस्तीन के साथ हैं। भारत का स्टैंड किसके साथ है, भारत ने ना फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, ना ही इसराइल का पूरी तरह समर्थन किया है। हालांकि इसराइल हमारा समर्थन हर मंच पे करता रहता है, और भारत वैसे उन्होंने बोला कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करें और मामला जो है शांति के साथ सॉल्व करें, यही भारत का स्टैंड है। तो भारत ना ही फ़िलिस्तीन के साथ है, ना ही इसराइल के साथ ऑफिशियली। बाकी आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें अनऑफिशियली तरीके से सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो इसराइल चूँकि मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या माना जाता है, दुश्मन माना जाता है, तो ऐसा पहली बार क्या हुआ, यूएई जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और मेजर मुस्लिम इकॉनमी है, मेजर इस्लामिक कंट्री है, इसके तहत यूएई का पिछले साल हुआ था एक समझौता, एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। उस समझौते का नाम है अब्राहम समझौता, इंग्लिश में बोलते हैं अब्राहम एकॉर्ड। तो आपसे पूछा जाएगा अब्राहम एकॉर्ड किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो ये यूएई और इसराइल के बीच में हुआ। यूएई ने इसमें क्या किया है, इस समझौता के बाद यूएई को उसने मान्यता दी है कि हम ठीक है, हम इसको मान्यता मानते हैं। और ये भी है कि उन्होंने कहा फ़िलिस्तीन के जो भी इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो, हम इसराइल से ये उम्मीद करते हैं। कुल मिला के देखिए, इसराइल इतना बड़ा देश हो गया है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है, कोई भी देश अब उसे अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे मुस्लिम कंट्री भी अपनी इकॉनमी के बेहतर के लिए उससे जुड़ना चाहते हैं, बस यही बात है। इसी दिशा में क्या हुआ, भारत, इसराइल, अमेरिका और यूएई संयुक्त आर्थिक मंच बनाने के लिए सहमत हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है पूरी दुनिया के लिए। वनडे में क्या एग्जाम पूछा, वनडे एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, या सिविल सर्विस के एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, इसमें चौथा देश कौन सा है, चाहे भारत को गायब करके पूछ ले या इसराइल को गायब करके पूछ ले, ये चार देश एक साथ आए। और अब्राहम एकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यूएई की राजधानी हमने बता दिया अबू धाबी, यहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है। क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है। दूसरी बात, इसराइल की बात करें, इसराइल की राजधानी क्या है, इसराइल की राजधानी, वैसे उसने अपना यरूशलेम घोषित किया है, लेकिन यरूशलेम उसकी राजधानी आधिकारिक तौर पर दुनिया में नहीं मानी गई है, उसकी राजधानी को कुछ और है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसराइल की राजधानी क्या है, जो जिसको भारत ने मान्यता दी है, बाकी अन्य देशों ने मान्यता दी है। यरूशलेम आएगा तो वो गलत होगा बेटा। ठीक है, सही आंसर आपको कमेंट करना है कि इसराइल की राजधानी क्या है। ठीक है, दूसरी बात, इसराइल में एक और चीज़ है जो पूछी जाती है, यहाँ पर क्या है, मृत सागर है, ज्योग्राफी के हिसाब से क्या है, इसराइल में क्या है, डेड सी है, डेड सी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, झील है, दुनिया की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, वन ऑफ दी मोस्ट सलाइन लेक जो हैं दुनिया के, उसमें से एक है। इसकी सैलिनिटी लगभग 238 प्रति 1000 मीटर प्रति 10,000 है। ये ज्योग्राफी में होता है, आपके पास इतना पता होना चाहिए। मृत सागर झील कहाँ है, तो ये इसराइल में है, इसराइल और जॉर्डन के वैसे बॉर्डर पे है, इसराइल में है। ठीक है, मृत सागर झील यानी डेड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार दिया गया है, एक दुनिया का एक सिग्निफिकेंट अवार्ड होता है सखारोव प्राइज, वो किसको दिया गया है, हु हैज़ बीन अवार्डेड सखारोव प्राइज रिसेंटली, एडवर्ड स्नोडेन, जूलियन एसांजे, एलेक्सी नवाल्नी या ऑंग सान सू की, किसको दिया। ये चारों अपने अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शनकारी हैं, अपने अपनी सरकारों के खिलाफ क्या करते हैं, जो उनकी नीतियाँ होती हैं खराब, जो जनता के खिलाफ रहती है, उनको लेकर ये लोग क्या है, एक तरह से मुखर रहते हैं। तो इनमें से किसको मिला है, तो एलेक्सी नवाल्नी, क्या एलेक्सी नवाल्नी, जो कि रूस के विपक्ष के नेता हैं और इनको लगातार जेल में बंद किया गया क्योंकि इस अपनी सरकार के खिलाफ बहुत बातें करते हैं। ठीक है, दुनिया को बताते हैं कि क्या वो जुल्म कर रहे हैं रशिया पर,
व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हैं ये कुल मिला के। इसीलिए इनके साहस को सलाम करते हुए यूरोपियन यूनियन के द्वारा सखारोव पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। एक और प्रश्न बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सखारोव पुरस्कार की घोषणा किस संस्था के द्वारा होता है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर सखारोव प्राइज, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रतिवर्ष किसी एक ऐसे आदमी जिसने फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता या मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया होगा ग्लोबली, उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। ह्यूमन राइट्स के लिए किसने स्ट्रगल किया है, आंदोलन किया है, मूवमेंट किया है, या फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए कुछ संघर्ष किया, उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस समय जेल में है। जेल्ड रशियन अपोजिशन लीडर विंस टॉप EU ह्यूमन राइट प्राइज। समझ में आया? इनका नाम है एलेक्सी नावाल्नी और ये रशिया के अपोजिशन लीडर हैं, जेल में। इनको मारने के भी कई बार प्रयास किए गए हैं और जर्मनी में ये गए थे इलाज कराने और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब से इनको जेल में रखा गया है। हालांकि रशिया ने इस मूव का समर्थन नहीं किया है, वो उनका कहना अपना है भाई। तो क्या यूरोपियन यूनियन ने इन्हें अवार्ड दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है सर, एक राजनैतिक और आर्थिक संगठन है। इसमें 27 देश हैं। कितने? 27 देश हैं, जो कि यूरोपीय ही देश हैं। जितने यूरोप के देश हैं उसे 27 ऊपर देश हैं यूरोप में, लेकिन यूरोप के 27 देश इन्होंने क्या किया है, ये यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया है। इन 27 देशों में कॉमन करेंसी के रूप में क्या चलती है? यूरो चलती है। समझ में आया? क्या चलती है? यूरो चलती है कॉमन करेंसी के रूप में। इसके अलावा भी सबकी अपनी अपनी लोकल करेंसी भी होती है, जैसे फ्रांस की फ्रैंक है। ठीक है, और जो है फ्रैंक के साथ साथ यूरो भी करेंसी है। तो इसी तरह से क्या होता है, लोकल करेंसी और एक उनका ऑफिशियल कॉन्टिनेंट की करेंसी है। पहले यहाँ पर 28 देश हुआ करते थे, लेकिन यूके जो कि 2 साल 3 साल पहले क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन से हट गया। अब यहाँ पर सिर्फ 27 देश बचे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1993 में नीदरलैंड्स में हुई थी। लेकिन हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर आपको शायद नहीं पता है। हेडक्वार्टर है यहाँ पे ब्रसल्स में है। कहाँ पे है? ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पर इसकी जो है मुख्यालय है। ठीक है। दूसरी बात, सखारोव प्राइज के बाद हमने बताया था ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये कब से दिया जा रहा है? दिसंबर 1988 से। ठीक, अगला क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, यहाँ द्वार हो गया, ये द्वार है। द्वार स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? तो ये 16 जिलों में लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं स्कीम क्या है। देखिए, MP में आदिवासियों के दरवाजे पर पहुंचेगी सरकारी राशन। आपको पता है सरकारी राशन का प्रोग्राम चलता है PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें सरकार क्या करती है? गरीबों को मुफ्त अनाज देती है या बेहद कम मूल्य पर अनाज देती है। 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो मोटा अनाज या दाल। तो इस तरह की स्कीम दी जाती है। ठीक है, राज्य सरकारें क्या करती है? कंट्रोल होता है सिस्टम। एक दुकान होता है सरकारी राशन की दुकान, जहाँ लोग आते हैं और राशन लेकर चले जाते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या हो रही है कोरोना काल के बाद, कि बहुत सारे लोग राशन के दुकान पे पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, जिस वजह से वहाँ न्यूट्रिशन की समस्या आ गई, पोषण की समस्या आ रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने 16 ऐसे जिले जहाँ पर क्या है, जनजाति आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, जनजाति बाहुल्य है, ट्राइबल बेल्ट है, उन 16 जिलों में क्या किया गया है, ये स्कीम लॉन्च किया कि अब आप अपने घर पे रहिए, आपकी जो भी राशन कार्ड से मिलने वाला उचित आपको अनाज है वो आपके घर पे ही मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के अंदर ट्राइबल के साथ साथ जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। दिव्यांग के साथ साथ अन्य जो भी कैटेगरी हैं जो असहाय हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। लेकिन मुख्य रूप से ये ट्राइबल एरिया में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। ये नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। आपको पता है ये मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। ठीक है, इसका बॉर्डर यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र में है और गुजरात है। तो ये 5 राज्य आपके घिरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे ढेर सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि एक नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, नेशनल पार्क इसका नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क। ठीक है, पन्ना में एक नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ पे सीधी में एक नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क। ठीक है, उमरिया शहडोल के आसपास है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर डिंडौरी में आपका फौजिल नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर कान्हा किसली में मांडला और डिंडौरी के बॉर्डर पर क्या है? कान्हा किसली नेशनल पार्क। सिवनी में क्या है? पेंच नेशनल पार्क है।
ठीक है। होशंगाबाद में आपका क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, भोपाल में है। और श्योपुर कहाँ है, श्योपुर में पालपुर कुनो नेशनल पार्क है। तो इतने सारे नेशनल पार्क हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सब ये जिले आपको याद रहना चाहिए जो लोग एमपी के हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाता सांची स्तूप कहाँ है, तो सांची स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, ठीक है। भीमबेटका की गुफा ये भी पूछी जाती है जो नर्मदा घाटी में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, इतना काफ़ी है, आप पढ़िए। और यहाँ के मुख्यमंत्री मामा जी हैं इस समय, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है यहाँ के, आपको बताना है। राज्यपाल कमेंट करिएगा कि मुख्य जो है एमपी के राज्यपाल कौन है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। ऐसे देश जहाँ पर कानून का शासन मतलब जैसा कानून में लिखा है उसी प्रकार से शासन चल रहा है इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। तो ऐसे देशों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है बच्चा, 79वें रैंक में है हम लोग, बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो 79वें रैंक में देख लेते हैं, ठीक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 2019 है। और डेनमार्क ने टॉप किया, सिर्फ डेनमार्क नहीं, डेनमार्क के अलावा जो है नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीनों देश ने टॉप किया। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फिनलैंड। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क ये अक्सर इस तरह के इंडेक्स में टॉप पे रहते हैं क्योंकि ये अच्छे देश है, पढ़े लिखे देश है, और सबसे बड़ी बात मानवता को पसंद करने वाले देश है, ठीक है। और अंधविश्वास से दूर रहने वाले देश हैं, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर ये देश नास्तिक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नास्तिक अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मुल्क नास्तिक हैं, एथिसिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसलिए इनकी जो है इस समय क्या है, थोड़ी सी जो है रैंकिंग बेहतर रहती है ज़्यादातर मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में, जस्टिस के मामले में, ह्यूमन राइट्स के मामले में, बाकी सब और भी जो इस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होते हैं उसमें ये नंबर 1 रहते हैं। तो डेनमार्क ने टॉप किया है। नंबर सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे यहाँ पे वेनेजुएला है। वेनेजुएला 139वें स्पॉट में है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है। डेनमार्क नंबर 1 पे, इंडिया 79 में है, क्लियर है। इसके अलावा देखिए इस हफ्ते ढेर सारे इंडेक्स आए हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 101 है। 101 क्या है, भारत की रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसके अलावा एक और इंडेक्स आया था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, अभी 2 दिन पहले। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 71 है। तो इस तरह के भी ये सब रिवाइज कर लिया करें। तो आज हमने 6 क्वेश्चन अच्छे वाले डिस्कस किए, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, लिंक टेलीग्राम का नंबर वहाँ पे थंबनेल में मैंने फ्लैश करके रखा हुआ है, आप वहाँ से उसे उठा सकते हैं। और कोई डाउट हो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मित्रों इतना है, थैंक यू और हैव अ ग्रेट डे।